हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसकी समरी। पूरा चैप्टर हमने डिस्कस किया। एक इतनी ज़्यादा हम बोलेंगे फेमस पर्सनालिटी के बारे में हमने जाना और बहुत सारे लेसन हमने उनसे लिए। ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि बस सुनना नहीं है कि हाँ सुन लिया ठीक है याद हो गया, नहीं। उसको हम को क्या करना है, लाइफ में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर मुझे ऐसा बोला जाता है कि अल्टीमेटली अगर इतनी सारी पर्सनैलिटीज़ के बारे में हम जानते हैं और इतने सारे पीपल हमारे अराउंड ही हैं, ऑफ कोर्स हमारी मदर फादर हमारी सिस्टर है ना, हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर टीचर्स। उनकी लाइफ से अगर हम 10% भी कुछ लेसन्स लेके अपनी लाइफ में उतार लेना तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, देखना। बट इतनी मेहनत कौन करे, है ना। इतनी मेहनत किससे होती है, मतलब अब हमारी लाइफ तो जी ले हम, तब तो हम किसी और से सीखेंगे। लेकिन वो अल्टीमेटली सिंपल सी बात ये आती है कि अगर लाइफ बेटर बनानी है तो सीखना तो पड़ेगा। ठीक है। हम सीख सकते हैं। तो आप देखते हैं थोड़ा सा नेल्सन मंडेला की जो भी हमने चैप्टर यहाँ पे डिस्कस किया है। ये ऑटोबायोग्राफी थी जिससे एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट हमने लिया था और डिस्कस किया था। उसकी समरी हम डिस्कस करते हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट रहेगी कि हमें एक थोड़ा सा पूरा आइडिया चैप्टर का चाहिए रहेगा। तो वो समरी की हेल्प से हम ले सकते हैं। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए चल के स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब ये वाली बात आ जाएगी कि मैम इसके ऑथर या राइटर, तो ये सिंपल सी बात है कि ऑटोबायोग्राफी है। ये ऑटोबायोग्राफी मतलब कि किसी पर्सन ने अपनी जो भी जर्नी है अपनी लाइफ के बारे में, लाइफ की जो भी जर्नी रही है उसके बारे में उसने खुद लिखा है। ठीक है। जैसे मैं अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, एक ऑटोबायोग्राफी लिखूंगी। लेकिन अगर कोई मेरी लाइफ के बारे में लिख रहा है तो वो क्या लिखेगा, बायोग्राफी लिखेगा। इस जो चैप्टर हमारे पास है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके ऑथर खुद नेल्सन मंडेला है, क्योंकि ये जो एक्सट्रैक्ट एक लिया गया, एक छोटा सा पोर्शन लिया गया है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी में से ही लिया गया है। ठीक है। ऑथर की ऐसी टेंशन नहीं करनी है क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड ये चैप्टर है और इनने खुद इसको लिखा है। इसके ऑथर कौन है, खुद नेल्सन मंडेला है। ठीक है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये हमारे चैप्टर के नेम है, उसकी हम समरी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। Nelson Mandela Long Walk to Freedom is a part of Nelson Mandela's ऑटोबायोग्राफी। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है उसी का ही एक पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उसी का एक एक्सट्रैक्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। इन दिस एक्सट्रैक्ट ही टॉक्स अबाउट द स्ट्रगल ऑफ ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका टू गेट फ्रीडम फ्रॉम वाइट रूल। ठीक है। पूरे चैप्टर में एक हम बोलेंगे एक जर्नी की बात की गई है कि कितना ज्यादा स्ट्रगल रहा ब्लैक पीपल जो थे, है ना, मतलब जिनका कलर क्या है, काला है। ठीक है। जो काले लोग थे उन्होंने कितना ज्यादा संघर्ष किया वाइट पीपल से अपनी फ्रीडम को पाने के लिए। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये वाइट पीपल कोई बाहर से थे, मतलब अल्टीमेटली हाँ ठीक है हम बोलेंगे कि फॉरेनर्स का रूल तो रहा ही है, लेकिन जो वहाँ के वाइट पीपल थे ना, उन्होंने भी ये सिस्टम हम बोलेंगे स्टार्ट किया था। ठीक है। कि मतलब ये हम बोलते हैं ना काले गोरे के बेसिस पे जिसको बोलते हैं रंग भेद की नीति, उसको स्टार्ट किया। पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि मतलब मैं बोलती हूँ कि दो हाथ दो पैर दो कान सबको ही दिए हैं ना, है ना। और अगर मैं बोलूँ कि सम केस है ना कि किसी के पास पैर नहीं है या हाथ नहीं है, तो ये चीज किसी को कमतर कैसे बनाती है, आप खुद ये बोलिए। ठीक है। कि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मैं कुछ एक अच्छा कर पाऊँ, है ना, अपनी एबिलिटी से कुछ ज्यादा अच्छा कर पाऊँ, कुछ सीख पाऊँ, तो ये इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है ना। तो हम बोलते हैं कि नहीं तुम काले हो तो तुम हमसे बेटर नहीं हो, है ना, तुम थोड़ा सा हम तुमसे ज्यादा सुपीरियर हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये सब बातें कहाँ से आती हैं, मतलब बहुत छोटे से ही, मतलब पेरेंटिंग की भी अगर हम बात करें तो सिखाना ये चाहिए कि मतलब अगर कोई आपके सामने अलाइव है ना तो बस वो इक्वली रिस्पेक्टेबल हो गया, इक्वली राइट्स के लिए वो डिजर्विंग हो गया। इतनी सी बात आ जाती है कि अगर आपके सामने कोई अलाइव इंसान है, कोई जीवित इंसान है, ठीक है, तो वो कलर में कैसा ही हो, काला हो गोरा हो, है ना, उसका इनकेस हाथ ना हो या पैर ना हो या कुछ मैं बोलूंगी कोई भी केस हो सकता है, लेकिन आप किसी भी बेसिस पे उसको ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते कि वो आपसे कम डिजर्विंग है किसी और चीज के लिए, है ना। तो ये हमारे साथ भी होना चाहिए, बच्चों को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि चलो क्लास में कोई बच्चा है जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है मार्क्स को लेके, तो ये नहीं आप जाके उसको टीज करने लगो कि नहीं मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, तू तो गधा है ना। दिस इज नॉट राइट, है ना। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप भी ह्यूमन हो वो भी ह्यूमन है, आप इंसान हो वो भी इंसान है, तो वो इक्वली रिस्पेक्टेबल है ना। तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हेल्प करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स वगैरह की, ठीक है आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई इशू आ रहा है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और सेम अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, सो यू कैन ऑल्सो सीक फॉर हेल्प, है ना। ये नहीं कि नहीं मैं तो हेल्प मांग ही नहीं सकता, मैं तो बोल ही नहीं सकता, मैं तो एकदम है ना,
मतलब मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं कैसे हेल्प मांगूंगा? सो हम लोग क्या है, सोशल ह्यूमन बीइंग है ना, सोशल बीइंग बोला जाता है। जो इंसान रहता है, ह्यूमन बीइंग की बात करो, वो क्या रहता है, सोशल बीइंग रहता है। तो सोशल बीइंग का ये मतलब है कि आप अकेले ग्रो नहीं कर सकते। आप एक इंसानी बच्चे को ऐसे छोड़ दो तो आपको लगता है कि वो बड़ा हो जाएगा, नहीं, उसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। एक एनिमल का बच्चा जरूर उसको छोड़ दोगे तो वो समहाउ कैसे ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा इंसानी बच्चों के केस में नहीं होता है ना, कि एक ह्यूमन का कोई बच्चा है और फिर उसको छोड़ दिया और वो खुद बड़ा हो गया, खुद उसने पानी पी लिया, दूध पी लिया, खा लिया, ये नहीं पॉसिबल हो पाता, उसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हम क्या हैं, सोशल बीइंग है और हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। और जब आपको ये समझ आएगा ना कि लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो आप सच में उनको रिस्पेक्ट करोगे, है ना, कि नहीं यार, मतलब मुझे हेल्प पड़ेगी और मुझे हेल्प करनी भी पड़ेगी, तो आप रिस्पेक्ट करोगे उसकी। ठीक है, चलो हम यहाँ पे बात करते हैं। सो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि यहाँ पे क्या था, इन दिस एक्सट्रैक्ट ही टॉक्स अबाउट स्ट्रगल ऑफ ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका अफ्रीका टू गेट फ्रीडम फ्रॉम वाइट पीपल। ठीक है, सी वाइट पीपल से उनको क्या करना पड़ा, मतलब एक स्ट्रगल, यहाँ पे संघर्ष की बात की जा रही है कि फ्रीडम पाने के लिए। अब देखो, आपको समझ आएगा कि ओवरऑल पता है सब कुछ जो हो रहा है ना, वो फ्रीडम के लिए हो रहा है। मतलब लोग इतनी मेहनत करते हैं क्यों, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, वो फ्रीडम, वो फ्री रहना चाहते हैं कि कभी फाइन, अल्टीमेटली ये वाली बात आती है कि कोई अगर आपके फाइनेंसेस मैनेज कर रहा है ना, फाइनेंसेस वेयर कर रहा है ना, आपको पैसे दे रहा है, तो सम हाउ आपकी फ्रीडम थोड़ी सी कम होती है। मैं ये रॉन्ग वे में नहीं बोल रही। जैसे मैं बोलूँ कि हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं अपने फाइनेंसेस के लिए, तो ये वाली बात रहती है ना कि हमें उनकी सारी बातें माननी पड़ती हैं, जो जो चीज़ें हमारे लिए सही हैं वो सब बातें हम मानते भी हैं। सो वही वाली बात आती है कि सब कुछ फ्रीडम के लिए होता है, लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए, है ना। यहाँ पे भी फ्रीडम की बात आई है, लेकिन देखो ये वो वाली फ्रीडम है कि एक इंसान होने के नाते हम इंसानी जिंदगी जी सकें, है ना। कि मतलब ये एक सिंपल सी बात है कि चलो अगर एज अ गर्ल आप पैदा हुए हो, है ना, तो आपको भी पढ़ाई करनी होगी, आपको भी अपनी लाइफ में जॉब करनी होगी। तो मतलब सब कुछ सभी करना चाहते हैं, तो ये रहता है कि नहीं, मुझे फ्रीडम दी जाए कि मैं पढ़ाई कर सकूं, मैं कॉलेज भी कर सकूं, मैं अपने मन के हिसाब से जो भी परस्यू करना चाहती हूँ लाइफ में वो कर सकूं। तो आपने देखा होगा कि हर एक एरा में, है ना, हर एक फील्ड में आप देखोगे कि लोग एक ही चीज़ की डिमांड करते हैं कि उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। यहाँ पे उस फ्रीडम की बात चल रही है जो मैं बोलूंगी एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, और इवन बोलूंगी इंसान बन के लाइफ बिताने के लिए जरूरी हो जाती है। कि देखो आपका कलर काला है तो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो ये तो बहुत ही ज्यादा अनफेयर हो गया। ठीक है, ये पूरी स्टोरी जो यहाँ पे डिस्कस की गई है इस चैप्टर में, वो इस चीज की बात करती है कि जो स्ट्रगल ब्लैक पीपल ने अपनी लाइफ में झेला, है ना, फ्रीडम पाने के लिए, वो भी किससे, वाइट लोगों से, जो भी वहां पे गोरे लोग थे उनसे। नेक्स्ट बात की गई है ऑन 10th में 1994, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेट आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी। ऑन 10th में 1994 नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। यहाँ पे किस कंट्री की बात चल रही है, साउथ अफ्रीका की बात चल रही है, और जो हमारे नेल्सन मंडेला थे वो वहां के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। ठीक है, नेक्स्ट, हिज पॉलिटिकल पार्टी द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो ये भी आपको नेम याद होना चाहिए कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी। मतलब जैसे हमारे देश में भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कांग्रेस है, ठीक है, फिर हो गई हमारी बीजेपी, हो गई भाजपा जिसको हम बोलते हैं। ऐसी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ऐसी इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नेम क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, won 252 out of 400 seats in the country's first democratic election। तो उस कंट्री किसको बोला जाता है, देश को बोला जाता है, तो उस देश के जो पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे, और डेमोक्रेटिक इलेक्शन किसको बोलते हैं हम, लोकतांत्रिक चुनाव को। ठीक है, जो पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे उसमें जो हमारे नेल्सन मंडेला हैं, जो कि पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के, उनकी जो पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने कितने वोट जीते थे, 252 वोट जीते थे 400 में से। ठीक है, तो जीतने के लिए कितने वोट जरूरी होते हैं, आधे जरूरी होते हैं। 400 में से अगर 200 से एक भी ज्यादा होता तो भी ये है कि हाँ पार्टी वॉन हो जाती, लेकिन इनको कितने मिले, 252 मिले, मतलब पूरे कितने, हम बोलेंगे 52 ज्यादा वोट मिले। ठीक है, इनकी पार्टी को कितने वोट मिले, 252। तो हमें पार्टी का नेम भी याद रखना है कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इनकी पार्टी थी, और उन्होंने 252 वोट जीते थे 400 में से, पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन में, जो पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था। यहाँ पे चुनाव होते होंगे पहले, लेकिन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं होते होंगे, ठीक है, फेयरली नहीं होते होंगे, फ्री इलेक्शंस नहीं होते होंगे। पर यहाँ पे जब पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ तो इनकी जो पार्टी थी
जिसका नेम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 252 वोट जीते। ठीक है, नेक्स्ट द इनॉग्रेशन सेरेमनी। इनॉग्रेशन बोला जाता है किसी चीज की स्टार्टिंग, किसी चीज का उद्घाटन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे कि यहाँ पे जब ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, इनकी सरकार पहली पहली बार जीती थी, सरकार बनी होगी इनकी पार्टी की, तो उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है। सो द इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज हेल्ड एट यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। तो कहाँ पे हो रही है ये? एम्पी थिएटर में हो रही है। तो जो यूनियन बिल्डिंग्स है जहाँ पे एम्पी थिएटर होगा, और किस जगह पे? प्रिटोरिया में। ठीक है, तो सिटी का नेम क्या है? प्रिटोरिया। वहां पे जो यूनियन बिल्डिंग्स हैं और यूनियन बिल्डिंग्स में जो एम्पी थिएटर है, ठीक है, वहां पे ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट many important leaders and guests from different countries came to attend this historic event। अब देखो, ये मैं बोलूंगी कि ये तो सबका ही होता है ना यार, कि हाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, मतलब जो भी तरीका रहता होगा, जिस भी प्रकार के इलेक्शंस होते होंगे, तो वहां पे उसी तरीके से सरकार चुनी जाती है, फिर वही लोगों को रूल करती है। लेकिन ये यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए वो इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो गए कि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं, कलेक्ट हुए हैं। सो देखो जरा, वहां पे ना अपार्टहेड का सिस्टम बहुत टाइम से चल रहा था, जिसको हम बोलते हैं रंग भेद की नीति, है ना, जिसमें ये रहता था कि गोरे लोग जो थे, जो फेयर लोग थे, जो वाइट पीपल थे, वो अपने आप को क्या करते थे? सुपीरियर कंसिडर करते थे। उनको ऐसा लगता था कि हम ही सब कुछ है, अपन ही सब कुछ है, अपन ही राजा है, अपन ही डॉन है, वॉट एवर। ठीक है, जो भी है। सो उनको ऐसा लगता था कि मतलब वो, उनको तो कुछ स्पेशल पावर्स के साथ भगवान ने मतलब यहाँ पे पैदा करके भेज दिया है, तो वही बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरीके से वहाँ पे वाइट पीपल रूल करते थे, और वो ये बताते थे कि देखो हम वाइट हैं तो हम सुपीरियर हैं, और तुम ब्लैक हो, तुम्हारे जो स्किन का कलर है वो क्या है? ब्लैक है, तो तुम हमसे क्या हो? कमतर हो, तुम हमसे कम हो, है ना, हम लोग सुपीरियर हैं, तो हम तुम पे रूल करेंगे। सो ये वाली बात मतलब और ऑल ओवर वर्ल्ड में पता थी कि इस तरीके का कोई सिस्टम साउथ अफ्रीका में चल रहा है। तो लोग क्या करते थे, लोगों ने अपने रिलेशन काइंड ऑफ खत्म कर लिए थे साउथ अफ्रीका से, कि देखो यहाँ पे तो लोगों को लोगों जैसा ही ट्रीट नहीं किया जाता, मतलब इंसान को इंसानों जैसा ही ट्रीट नहीं किया जाता है, तो फिर हम इनसे क्यों रिश्ता बना के रखें। तो जब पहली बार वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए कि नहीं, ब्लैक पीपल को भी इक्वली कंसिडर किया गया, उन्होंने भी पार्ट लिया, वोट्स दिए, और पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना, मतलब जहां पे इंसान को इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था कि अगर आप ब्लैक हो तो आप तो बिल्कुल एनिमल जैसे हो गए, मतलब आपके बहुत सारे राइट्स हम ले लेंगे। सो वो वाली बात है। तो वहां पे जब पहली बार ब्लैक प्रेसिडेंट आए कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ब्लैक पीपल को भी इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनको सारे राइट्स दिए जा रहे हैं, तो फिर लोगों ने बोला कि ठीक है, इसका विटनेस बनने के लिए हमें आना चाहिए। और ये बहुत बड़ी जीत है, हम बोलेंगे मानव इतिहास में सबसे बड़ी जीत है कि हाँ सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, पूरे अधिकार दिए जा रहे हैं। तो इसका विटनेस बनने के लिए, इसका साक्षी बनने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड से क्या हुआ था, इंटरनेशनल लीडर्स वहां पे गैदर हुए थे। इसलिए ये हिस्टोरिक इवेंट है कि इतने टाइम से यहाँ से काले गोरे का इतना ज्यादा चल रहा था, ये रंग भेद की नीति इतनी ज्यादा प्रिवलेंट थी, लेकिन फाइनली जाके यहाँ पे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, और इनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने अपनी गवर्नमेंट बनाई। तो उसके लिए इनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कि मानवता के इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत होगी कि यहाँ पे लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, बस उनके स्किन कलर के बेसिस पे। तो इसलिए बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स यहाँ पे गैदर हुए थे। तो क्या बोला गया है कि मैनी इंपॉर्टेंट लीडर्स एंड गेस्ट, है ना। तो लीडर्स किसको बोलते हैं? हम नेता को बोलते हैं। और गेस्ट जो भी मेहमान फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अब ऑफ कोर्स दूसरी कंट्री से जो भी लोग आ रहे हैं वो तो गेस्ट ही हैं, वो मेहमान ही है इस कंट्री के लिए, है ना। सो मैनी इंपॉर्टेंट लीडर्स एंड गेस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज केम टू अटेंड दिस हिस्टोरिक इवेंट। ठीक है, इसलिए ये हिस्टोरिक इवेंट थी। कितने टाइम से ये चल रहा था, लेकिन अब फाइनली जाके कुछ बहुत अच्छा चेंज आया, तो उसका विटनेस बनने के लिए और इनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, बधाई देने के लिए बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे मेहमान यहाँ पे गैदर हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट in his speech Mandela promised that no person in his country would ever face oppression again। ठीक है, तो इन्होंने स्पीच दी सबसे पहले अपनी। अब ऑफ कोर्स मतलब जब भी कोई सेरेमनी वगैरह होता है तो आप पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हो, जैसे आपको बोल दिया जाए कि चलो सोनू मोनू आप पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हो गए, तो आके आप स्पीच दोगे तो आप बोलोगे नमस्ते मेरे दोस्तों, हाय मेरे दोस्तों, वॉट एवर, मतलब बच्चे इस तरीके से बोलते हैं। जब भी स्पीच की बात आती है तो बच्चे हमेशा ऐसे बिहेव करते कि उनको लगता है कि वो सामने जो अपना दोस्त खड़ा है ना, वो थोड़ा सा हंस देगा और फिर मैं सब भूल जाऊंगा। तो अब ये तो यहाँ के ब्लैक प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो इनके दोस्त वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले, बच्चों की बात रहती है तब ऐसा रहता है। जैसे मैं भी जब स्पीच देने के लिए जाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि फ्रेंड्स वगैरह ऐसे थोड़ी सी हरकतें करते हो, करनी भी चाहिए चीज़ें, अगर थोड़ी सी मैं बोलूँगी खराब नहीं होंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार हमने कैसे सुधारा था उस चीज़ को।
यहाँ पे जब वो स्पीच देने के लिए आते हैं, इन हिज स्पीच मंडेला प्रॉमिस दैट नो पर्सन इन हिज कंट्री वुड एवर फेस ऑपरेशन अगेन। तो बोलते हैं कि मेरी कंट्री में, क्योंकि अब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए, तो प्रेसिडेंट तो हेड हो गया ना। प्रेसिडेंट जब स्पीच दे रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि मेरी कंट्री में अब कभी कोई भी ऑपरेशन को फील नहीं करेगा। अब ऑपरेशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि एक इंसान कभी दूसरे इंसान को परेशान नहीं करेगा किसी भी बेसिस पे, मैं बोलूंगी इनह्यूमन टाइप से, है ना। ये जो काले गोरे का जो रूल यहाँ पे चलता आ रहा था, सिस्टम चलते आ रहा था, इस तरीके से किसी का भी कोई भी दमन नहीं किया जाएगा, ठीक है। In his speech, Mandela promised that no person in his country, की अब उनकी कंट्री है ये, कि वो यहाँ के ब्लैक प्रेसिडेंट है, तब वो चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा गलत ना हो, सबको ह्यूमन तरीके से ट्रीट किया जाए, ठीक है। ही सेड देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, क्रीड और रेस। और वो क्या बोलते हैं कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन किसको बोला जाता है? भेदभाव को, कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। किसके आधार पर नहीं होगा? तो वो बोलते हैं कास्ट के बेसिस पे, कि भैया तुम इस जाति से हो, तुम इस जाति से हो, इस तरीके से। मतलब आज भी अगर देखा जाए तो ये चीज बहुत ज्यादा प्रिवलेंट है। मैं नहीं बोलूंगी कि सिटी में, लेकिन गांव में बहुत ज्यादा प्रिवलेंट है कि जाति के बेस पे बहुत भेदभाव तो किया ही जाता है। मतलब अगर हम कंसिडर कर लें तो जो ब्राह्मण्स रहते हैं उनके घरों में आज भी समाव ये चीजें देखने को मिलती हैं कि अगर कोई लोअर, मतलब जिनको वो लोअर जाति कंसिडर करते हैं, लोअर कास्ट कंसिडर करते हैं, उनके घर से अगर कोई भी पीपल आते हैं तो उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। वो बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का भेदभाव यहाँ पे नहीं किया जाएगा, ना ही जाति के बेसिस पे, ना ही रंग के बेसिस पे, और ना ही नस्ल के बेसिस पे, कि भैया तुम तो इस क्रीड को बिलोंग करते हो तो नहीं हो पाएगा, मतलब तो वो वाला केस यहाँ पे नहीं होगा कि किसी भी प्रकार का भेदभाव कलर के बेसिस पे, रंग के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे, नस्ल के बेसिस पे किया जाए, है ना। इन सब के आधार पर आप कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, और मेरे देश में नहीं होगा। और ये सबसे अच्छी बात थी अल्टीमेटली, इसीलिए तो स्ट्रगल हो रहा था कि सबको एक सा व्यवहार किया जाए, ठीक है। द न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड गिव रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी टू ऑल। तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट का एजेंडा क्लियर कर दिया। जब भी नई सरकार आती ना तो वो अपना एजेंडा क्लियर करती, बोलते हम लोगों के लिए ये करेंगे, है ना, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, है ना, पूरा देश को क्लीन कर देंगे। सो बहुत सारी पॉलिसीज लेके आई जाती हैं और बताया जाता है, मतलब ललचाने के लिए, कि हम तो बिल्कुल करप्शन को हटा देंगे, है ना, और हमारे होते हुए तो कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, सबके पास नौकरी होगी, है ना, कोई भी गरीब नहीं रहेगा, है ना। और आप निकल जाओ सिटी में, है ना, आप एक बार सिटी में निकलो तो आपको ऐसा लगेगा कि शहर बहुत अच्छा है, लेकिन आप जैसे ही थोड़ा सा आउटस्कर्ट वगैरह एरिया में जाओगे तो आप देखोगे कि जितने भी वर्कर्स हैं, है ना, जो मजदूरी वगैरह करते हैं, वो कैसे घर में रह रहे हैं, और वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और कोई भी प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं है, और किस तरीके से वो लोग अपनी गुजारा वहां पे कर रहे हैं। तो आती है फिर लाइफ समझ में, कि बोला था कि ये प्रॉमिसिंग वो प्रॉमिसिंग, मैं बोलूंगी काम हो रहा है, ऑफ कोर्स काम हो रहा है, बट मुझे स्टिल लगता है कि और भी पेस उसका थोड़ा सा हाई हो जाना चाहिए, थोड़ी सी स्पीड उसकी बढ़ानी चाहिए, कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक अच्छी लाइफ दे सके, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इनकी जो लोकतांत्रिक सरकार है, गवर्नमेंट किसको बोलते हैं हम, सरकार को, तो इनकी जो एक लोकतांत्रिक सरकार है, उसका एजेंडा वो यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि जो हमारी नई लोकतांत्रिक सरकार होगी वो क्या करेगी, लोगों को सम्मान देगी और समानता देगी, ठीक है, कि रिस्पेक्ट भी देगी और इक्वालिटी भी देगी, किसी भी प्रकार की अनइक्वालिटी यहाँ पे नहीं देखी जाएगी, और सबको क्या दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक बात इंपॉर्टेंट उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दी कि अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट जो पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, उसका क्या मतलब, उसका क्या रीजन था लाने का, यही रीजन था कि सभी लोगों को समान तरीके से क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए, किसी के भी साथ ऐसा ना हो कि अनइक्वालिटी उसको फेस करनी पड़े, उसको इक्वली राइट्स दिए जाएं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रिस्पेक्ट भी दी जाए। आप देखना, मतलब लोग बोलते हैं ना कि भैया रोटी कपड़ा मकान ये सबसे ज्यादा जरूरी किसी इंसान को जीने के लिए, बट मैं बोलती हूँ उसमें एक चीज और जोड़ दो सम्मान भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब इंसान ना खाना पीना सब छोड़ देता है, मतलब लाइफ की बात आ जाती है अगर सम्मान की बात है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि रोटी कपड़ा मकान के साथ सम्मान भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रिस्पेक्ट दीजिए, है ना, और सिखाया जाए बच्चों को कि रिस्पेक्ट देनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। रोटी कपड़ा मकान के साथ सम्मान भी ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। सो फॉर मंडेला द डे ऑफ द इनॉग्रेशन वाज वेरी स्पेशल। अब इतनी ज्यादा मैं बोलूंगी उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किए हैं, इस एक दिन के आने के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब 30 साल किसी ने, मतलब जैसे देखा जाए तो आप भी 30 साल के नहीं है, मैं भी 30 साल की नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी 30 साल हम लोग को लाइफ जीनी है, 30 साल हमें अभी भी कंप्लीट करने हैं। तो आप सोचो जरा कि जो लाइफ हमने जी भी नहीं है उतनी लाइफ किसी ने जेल में बिता दी, और वो भी किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, है ना।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन तो होगा कि 30 साल जेल में बता दिए इस एक चीज़ के लिए, इस एक लक्ष्य को पाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो दिन होगा। सो फॉर मंडेला द डे ऑफ द इनॉग्रेशन वॉज वेरी स्पेशल। ऑन दिस डे टू नेशनल एंथम्स वर संग। तो इस दिन दो नेशनल एंथम्स, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय गान, गाए गए। ठीक है, जैसे हमारे इधर नेशनल एंथम है ना, जो है हमारा जन गण मन, है ना, हम उसको गाते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे दो नेशनल एंथम्स गाए गए। अब कौन कौन से नेशनल एंथम थे वो देखते हैं। द वाइट पीपल सेंग कोशी सिकालेल आई अफ्रीका। तो जो वाइट पीपल थे ना, उन्होंने ये वाला नेशनल एंथम गाया। ठीक है, अब समझो आप अफ्रीका से समझ सकते हैं कि ये अफ्रीका का नेशनल एंथम होगा। फिर अगर हम बात करें, द ब्लैक पीपल सेंग डाई स्टेम, और जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने कौन सा नेशनल एंथम गाया, डाई स्टेम। अब क्या बोला गया है, द ओल्ड नेशनल एंथम ऑफ साउथ अफ्रीका। तो जो डाई स्टेम था ना, वो ओल्ड नेशनल एंथम था, क्या था, पुराना राष्ट्रीय गान था साउथ अफ्रीका का। और जो नया वाला होगा वो ये होगा, कोशी सिकालेल आई अफ्रीका। सो इसको वाइट पीपल ने गाया। ठीक है, अब देखो बात ये चल रही थी कि पहले एक ही कोई नेशनल एंथम होता होगा, है ना, पहले कोई एक ही राष्ट्रगान होता होगा, इसलिए इतना ज्यादा एम्फोसिस इस चीज पे दिया गया, इतना ज्यादा हम बोलेंगे इस चीज को हाईलाइट किया गया है कि दो नेशनल एंथम्स गाए गए। नहीं तो अल्टीमेटली अगर हम लोग भी बात करें तो हम लोग एक नेशनल एंथम गाते हैं, कि हमारा नेशनल एंथम है, उसको हम गाते हैं स्कूल में जब भी, है ना, और फिर कोई भी हमारे जो भी अकेजन रहते हैं हमारे नेशनल वाले, नेशनल फेस्टिवल जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं, तब हम बहुत अच्छे से अपना नेशनल एंथम गाते हैं। सो यहाँ पे दो नेशनल एंथम की बात क्यों की गई है, कि पहले कोई एक ही नेशनल एंथम चलता होगा और समहाउ वो वाइट पीपल गाते होंगे, और फिर ब्लैक पीपल के साथ उतना राइटफुल बिहेवियर था ही नहीं पहले। सो अभी दो नेशनल एंथम की बात की गई कि देखो नया नेशनल एंथम लाया गया, और जो नया नेशनल एंथम था उसको वाइट पीपल ने गाया जो अभी तक रूल कर रहे थे। तो समहाउ ये बता रहा है कि अब कुछ भी डिफरेंस नहीं रहा है, सभी बराबर हैं। आपके नेशनल एंथम को भी हम उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं जितना आप हमारे को दे रहे हो। तो जो वाइट पीपल है उन्होंने ये वाला नेशनल एंथम गाया जो है कोशी सिकालील आई अफ्रीका, और जो ब्लैक पीपल हैं उन्होंने कौन सा गाया है, डाई स्टेम। और डाई स्टेम क्या है, इनका पुराना नेशनल एंथम है साउथ अफ्रीका का। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगर वो बोले कि हाँ मतलब कैसे हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि मतलब किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा, तो हम बोलेंगे इनॉग्रेशन सेरेमनी जब हुई थी तो वाइट पीपल ने कोशी सिकालेल आई अफ्रीका वाला नेशनल एंथम गाया था, और जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने डाई स्टेम गाया था, और डाई स्टेम पुराना नेशनल एंथम है, ये इस बात को शो करता है। नेक्स्ट, Mandela remembered the pain and suffering of his people during the time of apartheid, which was a very cruel and unfair system. तो ऑफ कोर्स मतलब कि फाइनली, ठीक है, ये इनका अल्टीमेट एम था कि हम फाइनली जाके कभी इक्वालिटी की एक लाइफ बिताएंगे, है ना, और मैं अपने लोगों को एक अच्छी लाइफ दूंगा। तभी इन्होंने, मैं बोलूं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो एटमेक्स चलो 10 ईयर्स लग जाएंगे आपको सब कुछ सेट करने में, है ना, सब अगर माना जाए जब आप सीरियस हो जाएं तब से हो सकता है 10 साल भी लग जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सक्सेसफुल होने की ना कोई भी एज नहीं होती। आप देखना कि लोग 50 की एज में सक्सेसफुल हुए हैं, 60 की एज में सक्सेसफुल हुए हैं। सो समहाउ ये इस चीज को शो करता है कि सक्सेसफुल होने की कोई पर्टिकुलर एज नहीं है। मतलब हाँ, सीरियस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम से सब कुछ हो जाए, लेकिन तब भी बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती है ना। तो ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल होने की 20 ही एज सही है, 22 ही सही है, 23 ही सही है, 24 ही सही है, नहीं। जरूरी ये है कि आप सही उम्र से सही तरीके से मेहनत करने लगे, है ना, सफलता तो आएगी, बट हमारे एफर्ट्स कंटिन्यूस रहने चाहिए, कंसिस्टेंटली आप मेहनत करते रहो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि ठीक है, आज ये दिन आ गया कि मतलब हम पूरी तरीके से आज आज़ाद हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी रिस्ट्रिक्शन हम पे नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, रोक हम पे नहीं लगाई गई है। बट वो याद कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा पेनफुल था वो टाइम, मतलब जब इस तरीके का अपार्टहेड का सिस्टम पूरी तरीके से प्रिवलेंट था और ब्लैक पीपल को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था। तो वो सब याद कर रहे हैं, वो पुराने दिन जब लोगों के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं किया गया, वो उन सबको क्या कर रहे हैं, वो रिकॉल कर रहे हैं। तो बोलते हैं मंडेला रिमेम्बर्ड द पेन एंड सफरिंग्स ऑफ हिज पीपल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अपार्टहाइड विच वाज वेरी क्रूअल एंड अनफेयर। तो बोलते बहुत ज्यादा निर्दय थे लोग, मतलब जिस भी तरीके से बिहेव किया जाता होगा, मैं बोलूँ जिस भी तरीके से ट्रीट किया जाता होगा ब्लैक पीपल को, तो बोलते बहुत क्रूअल्टी से ट्रीट किया जाता था और बहुत ही अनफेयर तरीके से, मतलब पूरा हम बोलेंगे कि
जैसे मैं बोलती हूँ ना कि सही और गलत समझ आता है ना, लेकिन ऐसा रहता है कि जब आप एक पावर पे जाते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है लोगों की वो सही और गलत की लाइन पूरी तरीके से ब्लर हो जाती, उनको दिखती नहीं कि कोई लाइन भी है सही और गलत के बीच में, वो करते जाते हैं चीजें। तो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आप कहीं भी रहो, है ना, आपके पास पावर रहे ना रहे, सही और गलत का फर्क तो समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे मंडेला याद कर रहे हैं कि कितना पेनफुल था वो टाइम, मतलब कितना दर्द भरा था, और कितने बुरे तरीके से मेरे लोगों को ट्रीट किया जाता था, कितना निर्दय तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था, इन सब चीजों को वो याद कर रहे हैं। Next, Mandela believed that no one is born hating another person. People learn to hate so they can also be taught to love because love comes naturally to human being. ठीक है, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोट्स हैं यहाँ पे जो शेयर किए गए हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, है ना। मुझे ऐसा लगता है अगर एक भी ऐसे मान लिया ना कि हाँ, इस चीज़ को हम माइंड में रखेंगे तो लाइफ टाइम वो आपको हेल्प करेंगे। सो क्या बोला गया है कि मंडेला बिलीव दैट नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। बोलते हैं कोई पैदा होते से ही किसी से नफरत नहीं करता, है ना, कि बच्चा पैदा हुआ और बोले कि नर्स आप काली हो, चलो आप मुझे मत गोद में मत लो, मुझे इस झूले में मत रखो, डॉक्टर आप काले हो तो आप क्यों मुझे ट्रीट कर रहे हो। तो इस तरीके से तो बच्चा पैदा नहीं होता कि नर्स मत छुओ मुझे, बिल्कुल मत छुओ, अब तुम पैदा ही हुए हो यार। तुम क्या बताओगे मत छुओ, है ना, अगर हम तुम्हें नहीं ट्रीट करेंगे, तुम्हारा ध्यान नहीं रखेंगे तो सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। सो वो वाली बात है कि कोई भी बच्चा नफरत करते हुए नहीं पैदा होता, कि पैदा होते से ही उसको चीजों से नफरत होने लगे। बोलते हैं कि लोग सीखते हैं नफरत करना। तो बोलते हैं मंडेला बिलीव दैट नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी पैदा होते से ही किसी से नफरत नहीं करने लगता, ये वाली बात है। नेक्स्ट, पीपल लर्न टू हेट। बोलते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जैसे जैसे बड़े होते हैं तब वो नफरत करना सीखते हैं, है ना, खुद से नहीं आती नफरत, क्योंकि सारी चीजें हम यहीं पे आके सीखते हैं जब हम पैदा हो जाते हैं उसके बाद में। तो बोलते हैं कि पीपल लर्न टू हेट, वो सीखते हैं नफरत करना, सो दे कैन ऑल्सो बी टॉट टू लव। तो बोलते हैं अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उनको प्यार करना भी सिखाया ही जा सकता है। तो एक सिंपल सी बात है कि हम किससे बने, हम लब से बने, है ना। सो अल्टीमेटली हम लब का प्रोडक्ट है, मतलब हमारे मदर फादर की लब की वजह से हम इस दुनिया में आए। तो जब हम प्यार से ही बने हैं तो मतलब ऑफ कोर्स, मतलब हमारी जो डिजायर रहेगी वो भी प्यार की रहेगी, और हम यहाँ पे प्यार को ही रेसिप्रोकेट करेंगे। मतलब एक माना जाता है कि हमारा जो जन्म हुआ है ना वो इसीलिए हुआ है कि हम प्यार दें और प्यार लें, मतलब लोगों को अच्छे से ट्रीट करें, उनकी केयर करें, उनको लव शो करें। और सेम हमारी डिमांड भी ये रहती है कि कोई हमें प्यार करे, कोई हमारी केयर करे। सो हमारी फैमिली रहती है जो हमेशा हमारे लिए करती है, हमें प्यार करती है, हमारी केयर करती है। सो बोला जाता है कि जब एक ही डिजायर है कि हम प्यार से ही बने और हमें प्यार की ही डिजायर है, तो ये जो बाकी चीजें, नफरत करना, किसी से चिढ़ना, ये सब चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम सीखते हैं। तो बोलते जब इन सब चीजों को सिखाया जाता है, जब आप सीखते हो ये सब चीजें, है ना, तो बोलते प्यार तो और अच्छे से सिखाया जा सकता है ना, क्योंकि आप प्यार से ही बने हो और प्यार की ही आपको डिजायर है। तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पीपल लर्न टू हेट सो दे कैन ऑल्सो बी टॉट टू लव। तो बोलते जब नफरत करना लोग सीख जाते हैं तो उनको ये भी सिखाया जाता है कि देखो यार ऐसे प्यार कर लो, अगर तुम ऐसे नफरत कर रहे हो तो ऐसे प्यार कर लो। ठीक है। सो बिकॉज लव कम्स नेचुरली टू ह्यूमन बींग्स, तो ये बात यहाँ पे बोली गई कि लव बहुत ही नेचुरली ह्यूमन बींग्स में आता है। मतलब क्यों, क्योंकि हम उसी चीज से बने हैं, है ना। वो एक ही चीज है जिसकी डिजायर रहती है। आप सब कुछ कर लोगे ना, उसके बाद भी आपको ये समझ आएगा कि नहीं यार, बस कोई अच्छे से प्यार करे, बस वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब आप थोड़े बड़े होते हैं ना, तो पेरेंट्स की ज्यादा, पेरेंट्स के प्रति रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि यार यही तो वो है जिन्होंने हमें सहन कर लिया 22-23 साल से। मतलब कोई सहन नहीं कर पा रहा हमें यहाँ पे, और ये है कि इन्होंने इतना सहन भी किया, इतना टॉलरेट भी किया और इतना प्यार भी किया। तो वो अनकंडीशनल जो लव है ना उसकी वैल्यू समझ में आने लगती है, इसलिए रिस्पेक्ट थोड़ी बढ़ जाती है पेरेंट्स के लिए। सो ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है कि मतलब लोग ना नफरत करना सीखते हैं, कोई भी पैदा नहीं होता नफरत के साथ में। तो अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं ना, तो उनको ये भी सिखाया जा सकता है कि देखो प्यार ऐसे करो, है ना। और प्यार अगर सिखाया जाए, प्यार करना उनको सिखाया जाए, तो वो बहुत नेचुरली उस चीज को सीख जाएंगे। क्योंकि एक ही अल्टीमेट मैं बोलूंगी ह्यूमन इमोशन है जिसके लिए सब क्रेव करते हैं, जो है लव, है ना। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेचुरली आ जाता है। नेक्स्ट, ही सेड अ ब्रेव पर्सन इज नॉट समवन हु फील्स नो फियर बट समवन हु ओवरकम्स फियर। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सबके साथ है कि सबकी कोई वीकनेसेस हैं, सबके कुछ स्ट्रेंथ है, लेकिन जरूरी ये है कि मतलब हमें ये नहीं देखना है कि यार उसकी तो ये स्ट्रेंथ है, उसकी वो स्ट्रेंथ है। हमें इस पे फोकस करना है कि मेरी जो वीकनेस है मैं उसको कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करूँ। ठीक है। एक बहुत अच्छा थॉट यहाँ पे हमें मिल रहा है जो कि नेल्सन मंडेला के द्वारा दिया गया है। उसमें वो क्या
बोलते हैं कि देखो ब्रेव वो नहीं है, ब्रेव किसको बोला जाता है, बहादुर इंसान को, तो बोलते हैं कि बहादुर वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बोलते हैं कि बहादुर इंसान वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बोलते बहादुर वो है जिसको किसी चीज से डर लगता था लेकिन उस पे अपनी जीत हासिल कर ली। जैसे मैं बोलूँ कि किसी को अंधेरे से डर लगता है कि भैया मुझे रात में अंधेरे में से डर लगता है, लेकिन उसने अंधेरे पे जीत हासिल कर ली, वो ब्रेव है ना। ब्रेव वो नहीं है जिसको डर ही नहीं लगता। अब मैं बोलूँ कि यार वो अंधेरे में वहां पे जाना है, तो आप बोलोगे कि जैसे मम्मी ने बोला कि वो देख रूम में लाइट नहीं है, जा कुछ सामान उठा के लेके आ जा, तो एक वाली बात है कि आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे तो डर ही नहीं लगता, मैं तो ले आऊंगा उठा के, तो ये इसको हम ब्रेव नहीं बोलेंगे, इसको हम ब्रेव नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे बात है कि किसी को अंधेरे से डर लगता है लेकिन स्टिल वो अपने डर पे काबू पाता है, अपने डर को डर पे जीत हासिल करता है, उसको सही मायने में ब्रेव पर्सन बोला जाता है। तो मैं बोलूंगी कि सबके साथ कुछ ना कुछ वीकनेसेस रहती हैं, तो आपको क्या करना है कि वीकनेसेस अपनी जगह है लेकिन अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, मतलब आपके जो भी डर हैं उन पे जीत हासिल करनी है, तब आप सही मायने में क्या हो, ब्रेव हो। सो वो बोला गया है कि ही सेड अ ब्रेव पर्सन इज नॉट समवन हु फील्स नो फेयर बट समवन हु ओवरकम्स फेयर। जो अपने डर पे क्या कर ले, जीत हासिल कर ले, वही सही मायने में क्या है, एक ब्रेव इंसान, एक बहादुर इंसान है। ठीक है। सो एवरी पर्सन हैज टू ड्यूटीज इन लाइफ, तो दो ड्यूटीज की बात की गई है जिसके लिए वर्ड यूज किया गया है ऑब्लिगेशन, है ना। चैप्टर में जो वर्ड यूज किया गया है वो है ऑब्लिगेशन, उसी को हम बोलते हैं ड्यूटीज, मतलब आपके कर्तव्य। तो दो प्रकार के कर्तव्य की यहाँ पे बात की गई है। एवरी पर्सन हैज टू ड्यूटीज इन लाइफ टू देयर फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। सो पहली जो ड्यूटी है वो उनकी फैमिली के टूवर्ड्स है, अपने परिवार के प्रति उनके कर्तव्य हैं। और परिवार में कौन कौन आ जाएगा, उनकी वाइफ आ जाएगी मतलब पत्नी आ जाएगी, उनके बच्चे आ जाएंगे चिल्ड्रन, और उनकी मदर फादर मतलब पेरेंट्स आ जाएंगे। सो बोलते हैं कि पहली जो ड्यूटी बनती है आपकी वो किसकी तरफ बनती है, आपके परिवार की तरफ बनती है, और परिवार में आपके पेरेंट्स आ जाएंगे, आपके बच्चे आ जाएंगे, वाइफ आ जाएगी। ठीक है, कि आप उनकी टेक केयर करो क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, टू देयर कंट्री एंड कम्युनिटी, और जो दूसरी ऑब्लिगेशन बनती है, दूसरी ड्यूटी बनती है, वो किसको लेके बनती है, आपके लोगों को लेके बनती है, आपके देश को लेके बनती है, आपकी कम्युनिटी को लेके बनती है। ठीक है। सो ये दोनों ही ड्यूटीज समहाउ सबको ही समझना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि नहीं भैया ये जो रोड है ये तो मेरा नहीं है तो यहाँ पे कचरा फेंक दो। अरे भैया रोड आपका ही है, मतलब देश आपका है तो रोड आपका ही हुआ ना यार, है ना। तो अगर कोई बोले कि क्या है तुम्हारे पास, बोलना पूरा देश ही हमारा है, बोलना हम तो यहीं पैदा हुए हैं तो पूरा देश हमारा है, तुम क्या बात कर रहे हो। ठीक है। अगर इतना अपनापन है ना कि हाँ भैया ये हमारा ही है, तो ये नहीं करना है कि मेरा घर है तो मैं अपने कमरे में कचरा नहीं डालूंगा लेकिन रोड पे फेंक दूंगा विंडो से, तो वो नहीं करना है, क्योंकि ये देश भी आपका है तो वो रोड भी आपका है, उस गली से रोज आपको निकलना है। तो ये समझ में आना चाहिए कि देश के प्रति भी हमारी ड्यूटी बनती है। ऐसा नहीं है कि भैया जो लोग सेना में काम कर रहे हैं उनकी ही ड्यूटी बनती है कि बस घर को छोड़ के पूरी तरीके से तैनात होकर दिन रात जाग रहे हो, पूरी तरीके से अपनी लाइफ को वहां पे डेडिकेट कर दिया है। नहीं, सब लोगों की जो यहाँ पे हम बोलेंगे एज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, है ना, कि हम इंडिया के सिटीजन है तो हमारी ड्यूटी बनती है, और हमें किसी ना किसी तरीके से उस ड्यूटी को फुलफिल करना चाहिए। कि ठीक है, हम एज अ सिटीजन हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कचरा कहीं भी ना फेंकें, है ना। कोई भी जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह है उसको गंदा ना करें, है ना। और जैसे मैं बोलती हूँ रेलवे स्टेशन वगैरह में लोग ट्रेवल करते हैं, है ना, तो इसी कंपार्टमेंट्स में क्या होता है कि वो लोग बेडशीट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लोग उसको चोरी करके ले जाते हैं, उसको गंदा कर देते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हाँ, अगर हमें कुछ चीज़ यहाँ पे एज अ फैसिलिटी मिली है तो हम उसको वैसे ही ट्रीट करें जैसे हम अपनी खुद की चीज़ों को करते हैं, है ना। सो एज अ कंट्री, सॉरी एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री हमारी ड्यूटीज़ बनती है अपने नेशन के प्रति, और फैमिली के लिए तो ऑफकोर्स बनती हैं। ठीक है। सो दो ड्यूटीज़ की बात की गई है, और ये आपके लेवल पे भी समझ आनी चाहिए। जैसे आप लोग बच्चे हो तो आपकी फैमिली को लेके क्या ड्यूटीज़ बनती है, कि पेरेंट्स की बातों को ओबे करना, है ना, पेरेंट्स की जो भी बातें हैं उनको मानना है। उसके अलावा नेशन को लेके क्या ड्यूटीज बनती है, कि हाँ कुछ भी कचरा कहीं भी नहीं फेंक देना है ना, और ये नहीं दीवार कहीं सी खाली है तो स्कूल में गंदी करके आ गए, नहीं, आपका स्कूल है उसकी रिस्पेक्ट करो आप, है ना, और उसे गंदा नहीं करना है। तो ऐसे नेशन को लेके भी आपकी कुछ ड्यूटीज बनती है कि कुछ भी गंदगी नहीं फैलानी है ना, और रिस्पेक्ट करनी है अपने नेशन की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मंडेला फाउंड इट डिफिकल्ट टू फुलफिल बोथ ड्यूटीज बिकॉज ब्लैक पीपल वर नॉट ट्रूली फ्री। तो अब ये अपनी बात बता रहे हैं, बोलते हैं जनरली क्या होती है, दो ड्यूटीज होती हैं, पर मैं ना अपनी दोनों ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि ब्लैक पीपल जो थे, मतलब जो काले लोग थे, मेरे देश में जो काले लोग थे उनको इक्वल फ्रीडम नहीं मिली थी, उनको आज़ादी नहीं मिली थी, इसलिए मैं अपनी दोनों ड्यूटीज को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहा था। सो मंडेला फाउंड इट डिफिकल्ट टू फुलफिल बोथ ड्यूटीज, बोलते हैं उनको कठिनाई हुई अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने में। क्यों? बिकॉज
ब्लैक पीपल वर नॉट ट्रूली फ्री, क्योंकि जो वहाँ पे काले लोग थे उनको पूरी फ्रीडम नहीं दी गई थी, कंप्लीट फ्रीडम नहीं दी गई थी, इसलिए वो अपनी दोनों ड्यूटीज को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहे थे. Next, as he grew up, he realized that their freedom was not just an illusion. तो बोलते हैं कि over the period of time, जैसे वो बड़े हुए ना, तब उनको समझ आया कि जो भी फ्रीडम मुझे मिली है ना, वो तो क्या है, इल्यूजन है. इल्यूजन मतलब क्या होता है, भ्रम. अब कैसा इल्यूजन, तो मैं बोलती हूँ, जब हम छोटे रहते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि भैया यही सच्ची फ्रीडम है कि मम्मी ने 4 बजे तक बाहर खेल लेने दिया है ना, और फिर मम्मी ने 2 टाइम खाना दे दिया, और उसमें भी बाहर का भी कुछ खाना था तो खिला दिया मम्मी ने, तो हमें लगता है यही सब हमारी फ्रीडम है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ में थोड़े और टाइम बाहर रह लिए, खेल लिया हमने, बर्थडे पार्टी अटेंड कर ली, तो हमें यही बस फ्रीडम लगती है. जितना पैसा चाहिए था उतना दे दिया मम्मी ने, है ना, जो कपड़े खरीदने थे वो खरीदवा दिए. सो ये हम फ्रीडम मानते हैं, है ना, जब हम छोटे रहते हैं. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, तब हमें समझ आती है सही फ्रीडम की वैल्यू, कि अल्टीमेटली फ्रीडम होती क्या है ना. तो जैसे आप बड़े होते हो तो आपको समझ आता है कि फ्रीडम सही मायने में क्या है. तभी आपने देखा होगा कि बच्चे जब छोटे रहते हैं ना तब सब सही चलता है घर में, लेकिन जब बड़े होते हैं ना तो बजने की आवाज घर से आने लगती है. अब वो रहता है ना कि एक घर में अगर 2-4 बर्तन रहेंगे तो बजेंगे, तो बच्चा क्वेश्चन कर लेता है हर एक चीज को. मम्मी ऐसा क्यों, पापा वैसा क्यों, मुझे बाहर क्यों नहीं भेजा, मुझे ये क्यों नहीं करने दिया, क्यों, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है ना, वो चीज़ों को और एक्सप्लोर करना चाहता है, तो फिर वो क्वेश्चन करता है ना. थोड़ा और बड़ा होता है ना तब वो थोड़ा ये कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मुझे ये चाहिए, अब तो मुझे वहीं पढ़ना है, आप मुझे उसी कॉलेज में पढ़ाओ. तब फिर उसको थोड़ा फ्रीडम को वो एक्सप्लोर करता है कि एग्जैक्टली फ्रीडम होता क्या है, फ्रीडम का अल्टीमेटली मतलब क्या है, वो उसको समझ आता है. सो वो बोल रहे हैं कि जब मैं बड़ा हुआ ना तो मुझे तब समझ आया कि जो फ्रीडम को मैं सच में फ्रीडम मानता था, मतलब जिसको मैं आज़ादी कहता था ना, वो तो एकदम भ्रम था. कि मतलब जो मैं पढ़ना चाहूँ वो पढ़ लूँ, इसको मैं आज़ादी बोलता हूँ. मतलब मुझे बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना है, इसको मैं आज़ादी बोलता था. और जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ, मैं इसको आज़ादी बोलता था. लेकिन ये आज़ादी नहीं है, सही मायने में ये आज़ादी नहीं थी. अब फिर उन्होंने आगे क्या बताया है कि दे वर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स एंड वाइट पीपल ट्रीटेड देम अनफेयरली. तो बोलते हैं कि भैया हमें तो नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता था यार, तुम क्या बात कर रहे हो, मतलब आज़ादी का मतलब तो हमें बड़े होते तक समझ ही नहीं आया. क्यों, क्योंकि हमें किसकी तरह ट्रीट किया जाता था, स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था, एकदम नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता था, कि हम कोई मजदूर हैं उनके, है ना. तो दास की तरह, स्लेव अल्टीमेटली किसी के दास की तरह हमें ट्रीट किया जाता था, और एकदम अनफेयरली. किसी भी प्रकार की हम बोलेंगे जो फेयर कंडीशंस थी उन लोगों के लिए वहां पे प्रोवाइड नहीं कराई जाती थी. ठीक है. नेक्स्ट, मंडेला बिलीव दैट फ्रीडम कैन नॉट बी डिवाइडेड, है ना. तो बोलते हैं कि उसको बिल्कुल बांटा नहीं जा सकता अल्टीमेटली. अब यहाँ पे अब इसका क्या मतलब है डिवाइडेड से, मतलब देखो, इधर एवरीवन इज फ्री और नो वन इज, कि ये नहीं है कि भैया देखो हमारे पास फ्रीडम है तुम्हारे पास नहीं है. अब इसका क्या मतलब है, मेरा तो ये मानना है कि अगर मैं किसी की आज़ादी को रोक पा रही हूँ, किसी को आज़ाद नहीं कर रही हूँ, तो समाओ मैं तो आज़ाद हूँ ना, मेरे पास पावर है. तो वो बोलते हैं नहीं, बोलते हैं कि जो इंसान किसी और की आज़ादी छीन रहा है ना, वो भी नफरत की कैद में पैक है. ऐसा बोलते हैं कि वो भी कहाँ पे है, नफरत का जो केज है ना, जो कैद है उसमें पैक है, तो वो भी आज़ाद नहीं है. बोलते हैं कि ऐसा रहता है कि जो ऑपरेशर रहता है ना, और जो भी ऑपरेसर रहता है ना, जो भी ऑपरेस कर रहा है लोगों को, है ना, तो बोलते हैं वो भी फ्री नहीं रहता. दोनों की बात कर रहे हैं कि जिन लोगों की आप फ्रीडम रोक रहे हो, है ना, तो आपको लगता है कि आप फ्री हो, तो बोलते हैं आप भी फ्री नहीं हो. अगर आप किसी और की फ्रीडम को छीन रहे हो ना, तो आप नफरत की कैद में पैक हो, तो आप भी समहाउ किसी की कैद में तो हो. इसलिए उन्होंने बोला है कि मंडेला बिलीव दैट फ्रीडम कैन नॉट बी डिवाइडेड, ईदर एवरीवन इज फ्री और नो वन इज. बोलते हैं फ्री होंगे तो सभी फ्री होंगे, क्योंकि जो किसी और की आज़ादी छीन रहा है ना, वो भी नफरत की कैद में है, वो भी नफरत से आज़ाद नहीं है. तो सभी लोग कैद में हैं. अगर कहीं पे किसी को कैद किया जा रहा है, किसी की आज़ादी को छीना जा रहा है, इसका मतलब कि हम कंसिडर कर लें कि किसी कंट्री में लोगों को की आज़ादी को छीना जा रहा है, तो जिन भी लोगों की आज़ादी को छीना जा रहा है ना, जो लोग उस आज़ादी को छीन रहे हैं ना, तो वो लोग भी आज़ाद नहीं है. वो किसकी कैद में है, वो नफरत की कैद में. इसलिए वो बोल रहे हैं कि भैया फ्रीडम डिवाइडेड नहीं है कि कुछ लोग फ्री हैं कुछ लोग नहीं, कुछ लोग फ्री हैं कुछ लोग फ्री नहीं है. बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है. बोलते हैं इधर एवरीवन इज फ्री और नो वन इज. बोलते होंगे तो सभी फ्री होंगे, सभी आज़ाद होंगे, और नहीं तो कोई भी नहीं. क्यों, क्योंकि अगर एक भी इंसान किसी और की आज़ादी को छीन रहा है, तो वो भी किसकी कैद में है, वो नफरत की कैद में है. नेक्स्ट, हिज पीपल वर टाइड इन चेन्स ऑफ ऑपरेशन. बोलते हैं कि जो मेरे लोग थे ना, उनको ऑपरेशन की चेन्स में, बंधनों में बांधा गया था. उनको समहाउ क्या किया जाता था, परेशान किया जाता था. नेक्स्ट क्या बोला गया है कि ऑल्सो सेड दैट द ऑपरेशन इज नॉट ऑपरेसर इज नॉट ट्रूली फ्री ईदर, बिकॉज समवन हु टेक्स अवे others freedom is also a prisoner of hatred and fear.
तो बोलते हैं जो ऑपरेसर है और जिसको वो ऑपरेस कर रहा है, तो बोलते हैं कि जो ऑपरेसर है ना, जो किसी और की फ्रीडम छीन रहा है ना, वो भी फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसकी कैद में है? वो नफरत की कैद में। तो यही बात यहाँ पे बोली गई। ही ऑल्सो सेड दैट द ऑपरेशर इज नॉट ट्रूली फ्री ईदर। बोलते हैं वो भी पूरी तरीके से तो फ्री नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं? बिकॉज समवन हु टेक्स अवे अदर्स फ्रीडम, बोलते हैं जो किसी और की आजादी को छीनता है, इज ऑल्सो अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो भी किसका कैदी है? प्रिजनर किसको बोलते हैं हम? कैदी को, है ना। तो बोलते हैं वो किसका कैदी है? प्रिजनर ऑफ हेट्रेड एंड फियर। तो बोलते हैं वो डर और नफरत का क्या है? यहाँ पे कैदी है। तो ये बहुत ही अच्छा हम बोलेंगे चैप्टर था, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन हमें सीखने को मिले। और हमने पूरी बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में इसकी समरी भी डिस्कस की, क्योंकि एक बार अगर आप अच्छे से समरी भी समझ लोगे ना, तो भी आपको चैप्टर का ओवरऑल हमारे जो नेल्सन मंडेला है वो हमसे क्या बोलना चाहते हैं वो तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने समरी डिस्कस की। समरी को आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ऐसा रहता है जब आप वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स से डील करते हो ना, आंसर्स लिखते हो ना, तो अगर कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे से माइंड में याद हो ना, तो आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी चैप्टर समझने की बात आए ना, तो अच्छे से समझना है। मतलब मुझे ये लगता है कि देखो, अगर काम कर ही रहे हो तो टाइम देना ही है आपको, आपकी एनर्जी लगी रही है ना, तो क्यों ना उसको अच्छे से ही कर लो। तो जब भी आप पढ़ो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, कि भैया नहीं ये तो समरी है, इसको क्या इतना इंपॉर्टेंस देना, या तो ये तो चैप्टर है ठीक है चल जाएगा। नहीं, जो भी काम आप कर रहे हो ना उसको अच्छे से करो। तो जब भी आप चैप्टर समझ रहे हो तो अच्छे से चैप्टर समझना है, जब समरी समझ रहे हो तो अच्छे से समरी समझना है। जो भी काम कर रहे हो ना वो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आप किसी काम को कर रहे हो ना, तो वो आपकी कैपेबिलिटीज को बता रहा है। ठीक है, बोलते हैं ना कि योर वर्क इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कैपेबिलिटीज, है ना। तो जरूरी है कि आप अपनी छाप तो उस पर छोड़ ही रहे हो, तो उसको अच्छे से कर लो। सो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।